दोस्तों, प्यू रिसर्च सेंटर दुनिया में सर्वे करने के लिए सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती है। इसने कुछ साल पहले इसराइल के अंदर सर्वे किया और यह पाया कि 60% से ज्यादा इजरायली लोग इंडिया को एक पॉजिटिव नजर से देखते हैं और वहीं इंडिया में भी 60% से ज्यादा लोग इजराइल को एक पॉजिटिव नजर से देखते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग इंडिया इजराइल के रिलेशन को इन डेप्थ एनालिसिस करने वाले हैं। 1947 में जब इजराइल बना था, उस समय इंडिया का एटीट्यूड इजरायली के लिए क्या था, उसके बाद कैसे हमारा एटीट्यूड चेंज हुआ, कैसे हम लोगों ने डिप्लोमेटिक रिलेशन आपस में दूसरे के लिए बनाए, कैसे 1971 के वॉर में और बाद में कारगिल वॉर में जो 1999 के अंदर हुआ, यहां पे इजराइल ने हमारा साथ दिया। 2014 में जब सरकार चेंज हो गई तो मोदी गवर्नमेंट के अंडर में इजराइल के साथ हमारे रिलेशन किस तरह से चेंज हुए, पैलेस्टाइन और इजराइल के बीच के जो भी इश्यूज हैं, इंडिया इसको किस तरह से डिप्लोमेटिकली हैंडल करता है, और करंट जो डेवलपमेंट है जो हमास के साथ हो रही है इजराइल की, उसके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। तो इंडिया और इजराइल के रिलेशन हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो से पहले भी इंडिया, अमेरिका, चाइना, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और कई सारी कंट्री के साथ हम लोग इंडिया के रिलेशन को डिस्कस कर चुके हैं इन डेप्थ। अगर एग्जाम की आप प्रिपरेशन करते हो या फिर नहीं भी करते हो, जानना चाहते हो कि इंडिया के इनके कंट्री के साथ रिलेशन किस तरह से हैं, हिस्टोरिकल रिलेशन क्या है, तो आप उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और यहां पे भी कहीं आई बटन पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा हम लोग इसकी शुरुआत हिस्ट्री से करते हैं। देखिए, 1920s के अंदर क्या हो रहा था, दुनिया भर में जो ज्यूज थे ना, जो अमेरिका में रह रहे थे या यूरोप के अंदर रह रहे थे, वो धीरे धीरे इजराइल की तरफ जाने लगे। और उस समय इसको तो पैलेस्टाइन कहा जाता था, यानी कि आज भी ये पैलेस्टाइन ही इसको कहा जाता है, लेकिन इजराइल उसके अंदर एक कंट्री है। तो जब बहुत सारे ज्यूज यहाँ पे आने लगे, जो कि ज्यूज जो धर्म है और जुडाइज्म उसको फॉलो करते थे, यहाँ पे पहले से जो अरब्स रह रहे थे जो इस्लाम धर्म को फॉलो करते थे, तो कहीं ना कहीं धर्म के नाम पे यहाँ पे दो आइडेंटिटी बन गई। एक आइडेंटिटी वो थी जो जुडाइज्म को फॉलो करती थी और वो इजराइल अपनी होमलैंड की डिमांड कर रहे थे। वहीं पे जो अरब्स थे, पैलेस्टीनियंस थे, उनका यह कहना था कि हमारी धरती है और आप हमारी लैंड के ऊपर एंक्रोचमेंट कर रहे हो, जबरदस्ती आप हमारी धरती पे रह रहे हो। तो उस समय धर्म के नाम पे यहां पे इस तरह के इश्यूज चल रहे थे। वही दौर था दोस्तों 1947 में, जब बाद में इंडिया का भी पार्टीशन हुआ धर्म के नाम पे, पाकिस्तान बना और इंडिया बना। इसीलिए इंडिया के बहुत सारे जो उस समय हमारे फोरफादर्स थे, नेहरू जी थे, गांधी जी थे, वो एक्चुअली इजराइल को एज अ सेपरेट कंट्री सपोर्ट नहीं करते थे। हालांकि जो ज्यूज कोज है, मतलब ज्यूज के साथ हमारी हमदर्दी थी, फिर भी हम लोग ये चाहते थे कि जो पैलेस्टीनियन लैंड है वहां पे सबसे पहला हक वो अरब्स का है। तो 1947 में जब इजराइल का पार्टीशन किया गया, इनके पैलेस्टाइन एज अ लैंड का जब पार्टीशन किया गया यूनाइटेड नेशन के अंदर, उसके लिए वोट किया गया, इंडिया ने उसके अगेंस्ट में वोट किया। इंडिया ने यह कहा कि वी रिजेक्ट द नोशन ऑफ द टू नेशन बेस्ड ऑन द रिलीजियस क्राइटेरिया, क्योंकि इंडिया ने यहां पे धर्म के नाम पे जो बंटवारा हुआ था ना, उसका दर्द देख लिया था। मिलियंस ऑफ लोग यहां पे डिस्प्लेस हो गए, हजारों की संख्या में लोग यहां पे मारे गए। तो क्योंकि हमारा दर्द, वो जो घाव था ना, वो जो बिल्कुल ताजा ताजा था, बहुत गहरा भी था, तो इसलिए इंडिया ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। बाद में अमेरिका और ब्रिटेन वगैरह के कहने पे यूनाइटेड नेशन के अंदर जब दोबारा से वोट हुआ इजराइल को एक यूनाइटेड नेशन कंट्री बनाने के लिए 1949 में, उस समय पे भी हम लोगों ने, इंडिया ने इजराइल के अगेंस्ट में वोट किया। हम नहीं चाहते थे कि इजराइल यूनाइटेड नेशन के द्वारा एक एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज किया जाए। तो ये हमारा शुरुआती एटीट्यूड था। इवन शायद आपको इस बात का पता नहीं होगा कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने नेहरू जी को एक 4 पेज का लेटर भी लिखा था 13 जून 1947, मतलब आजादी से पहले की बात है ये। और उन्होंने इंडिया को, मतलब नेहरू जी के द्वारा ये उनको मनाने की कोशिश की, परसुएड करने की कोशिश की कि आप जुडाइज्म यानी कि जूज स्टेट को सपोर्ट करें। लेकिन नेहरू जी ने कहा कि नहीं साहब, हम नहीं कर सकते ये, क्योंकि हम ये मानते हैं कि अरब्स का उस लैंड के ऊपर पहला अधिकार है। लेकिन जैसे कैसे 1947 में जब इजराइल बन गया, तो उसके बाद 1950s में हम लोगों ने इजराइल को एज अ नेशन एक्सेप्ट कर लिया। हालांकि यूएन के अंदर हम लोगों ने वोट जरूर किया था, पर बाद में हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। और आज मोस्टली कंट्री इजराइल को यूनाइटेड नेशन का पार्ट मानती हैं और उसको सेपरेट कंट्री भी मानती हैं। उनके साथ इंडिपेंडेंट हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन भी हैं। तो ये हम लोगों ने उस समय कर लिया था। तो भाई देखिए, जब हम लोगों ने 1950s में अडॉप्ट कर लिया, फिर बाद में मुंबई के अंदर, जिसे उस समय बॉम्बे कहा जाता था, यहां पे इजराइल के द्वारा एक इमिग्रेशन ऑफिस एस्टेब्लिश किया गया। देखिए, क्योंकि इंडिया के अंदर भी बहुत सारे ज्यूज रहते हैं, दुनिया में ज्यूज जहां भी गए हैं उनका प्रोसिक्यूशन हुआ है। लगभग हजारों साल से ज्यूज को यहां से वहां भगाया गया, उनको मारा गया। इंडिया एक ऐसा कंट्री है दुनिया में जहां पे ये एग्जांपल दिया गया, और ये सच बात भी है, ज्यूज को प्रोसिक्यूट नहीं किया गया।
पूरी दुनिया में ज्यूज के लिए इंडिया सेफेस्ट कंट्री रहा इतने सालों से। तो क्योंकि ज्यूज, आप देखिए 1947 के बाद जब ज्यूज इजराइल एक सेपरेट कंट्री बन गया ना, तो पूरी दुनिया भर से जो ज्यूज थे वो इजराइल की तरफ जाने लगे। इंडिया से भी बहुत सारे ज्यूज इजराइल की तरफ जाने लगे और आज भी जा ही रहे हैं। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, वीजा वगैरह की रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए इंडिया में एक अपना एक इमिग्रेशन ऑफिस बना दिया, जिसको बाद में कंसुलेट के रूप में डिक्लेयर कर दिया गया। देखिए सोचने की बात है, 1950 में इंडिया ने इजराइल को एक प्रॉपर कंट्री, इंडिपेंडेंट सोवरेन कंट्री एक्सेप्ट कर लिया था। उसके बावजूद भी लगभग 42 इयर्स तक हमारा फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं बना, मतलब हम लोगों ने एम्बेसी नहीं खोला। 1992 में हमारा जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो कंप्लीटली पूरी तरह से तैयार हुआ। लेकिन इसके बीच में बहुत सारी चीजें हुई हैं। 1971 का जो पाकिस्तान के साथ हमारा वॉर हुआ था, वहां पे इजराइल ने हमें सपोर्ट किया था, जबकि हमारे कंप्लीटली जो है डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं थे, उसके बावजूद भी उन्होंने हमारी सपोर्ट की। ये बात हम लोग आगे जो है पूरी तरह से करेंगे। और देखिए आजादी के बाद इंडिया नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का पार्ट बन गया था, लेकिन जो इजराइल था वो अमेरिका वाले ग्रुप में था। इंडिया थोड़ा सा रशिया की तरफ ऑब्वियसली टिल्ट था, क्योंकि हम लोग सोशलिज्म को फॉलो किया करते थे। तो नेचुरल सी बात है कि इजराइल हमारे बीच में जो आइडियोलॉजिकल जो डिफरेंस थे वो काफी ज्यादा थे कोल्ड वॉर के दौरान। हालांकि चीजें जो है बाद में ठीक हो गई। सो 1947 के बाद से ही, इंडिपेंडेंस के बाद से ही और आज तक 2024 तक इंडिया की जो एक आइडियोलॉजिकल टिल्ट है वो यही है कि हम लोग पैलेस्टाइन को भी सपोर्ट करते हैं और हम लोग इजराइल को भी सपोर्ट करते हैं। अब हम टू नेशन थ्योरी को एज अ फॉरेन पॉलिसी सपोर्ट करते हैं। और अब एक चीज देखिए, 1975 के अंदर इंडिया ने पीएलओ को एक लेजिटिमेट रिप्रेजेंटेटिव मान लिया था पैलेस्टीनियन लोगों का। दोस्तों जिसे आजकल हम लोग वेस्ट बैंक कहते हैं, जो कि इजराइल के जो है एक साइड में पड़ता है, यहां की जो पॉलिटिकल पार्टी है उसे कहा जाता है पीएलओ। और देखे जरा, इंडिया वॉज वन ऑफ द फर्स्ट नॉन अरब कंट्री जिसने पीएलओ को एक्सेप्ट किया था एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पैलेस्टीनियन पीपल। तो इंडिया पैलेस्टाइन कोज के लिए हमेशा से सेंसिटिव रहा है। चाहे हम लोग इजराइल के आज कितना भी क्लोज हों, उसके बावजूद भी आज भी हम लोग पैलेस्टाइन को लेके काफी ज्यादा सेंसिटिव हैं। यह आपको आगे देखने को मिलेगा। 1983 के अंदर जब इंडिया ने नाम सबमिट न्यू दिल्ली में हुआ, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का न्यू दिल्ली में सबमिट हुआ, तब भी हम लोगों ने पैलेस्टाइन के सपोर्ट में वोट किया था, क्योंकि उस समय इजराइल जो है वो यूएसए का अलाई फ्रेंड हुआ करता था और हम लोग रशिया के क्लोज में हुआ करते थे। शुरुआती दौर में ना, आजादी के बाद से हमारा जो आइडियोलॉजिकल टिल्ट था वो अरब कंट्रीज की तरफ था। देखिए इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। एक तो इंडिया में इतनी सारी बड़ी जो है मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है, तो ऑब्वियसली हमारा जो अरब कंट्री की तरफ जो है टिल्ट होना बिल्कुल लाजमी सी बात है। दूसरा, इंडिया हमेशा से ही ऑयल के ऊपर लिए मिडिल ईस्ट कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट रहा है। तो अगर हम लोग सपोर्ट करते इजराइल को या फिर अरब कंट्री को सपोर्ट नहीं करते, तो नेचुरल सी बात थी कि अरब कंट्री जो है वो हमसे नाराज हो सकते थे। तो इसीलिए हमारा जो सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं अरब कंट्री की तरफ हमेशा रहा है। उसके अलावा जो कश्मीर वाला मुद्दा है, कश्मीर वाले मुद्दे पे भी हमें अरब कंट्री की सपोर्ट चाहिए थी, चाहे वो ईरान हो, सऊदी हो, यूएई हो, कतार हो। उसके लिए भी हमारा जो एटीट्यूड है हमेशा से वो थोड़ा सा एंटी इजराइल रहा है और ज्यादा अरब की फेवर में रहा है, क्योंकि नेहरू जी और गांधी जी ने भी सीधा सीधा कह दिया था कि भाई हम लोग धर्म के नाम पे दो कंट्री को सपोर्ट नहीं करते हैं। लेकिन बाद में जो है चीजें थोड़ी सी चेंज होनी शुरू हुई। शुरुआत में हमें ऐसा लगा कि अगर हम लोग इजराइल को ओपनली सपोर्ट नहीं करेंगे ना, तो शायद अरब कंट्रीज इंडिया की फेवर में बात करेंगी, चाहे वो कश्मीर का मुद्दा हो, चाहे वो कोई और मुद्दा हो। लेकिन चीजें बाद में थोड़ा थोड़ा बदलने लगी। आप यहां पे क्लियरली देख सकते हैं, अरब कंट्रीज ने इंडिया की बजाय पाकिस्तान को सपोर्ट करना शुरू कर दिया कश्मीर के मुद्दे पे। इससे इंडिया नाराज हुआ और अरब कंट्री को कहा, भाई देखिए हम तो आपके इतने समय से सपोर्ट कर रहे हैं, आप पाकिस्तान की सपोर्ट क्यों कर रहे हो। 1962 वॉर हुआ था जब इंडिया और चाइना का, अरब कंट्रीज ने न्यूट्रल पोजीशन रखी, किसी भी अरब कंट्री ने चाइना को क्रिटिसाइज नहीं किया। तो यहां से भी इंडिया को पता चल गया कि भाई अब थोड़ा सा पॉलिसी को चेंज करना पड़ेगा। 1965 और 1971 का जो वॉर हुआ, यहां पे भी अरब कंट्रीज ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया। 1990 के अंदर जब पीएलओ, जब इराक के ऊपर हमला किया गया, ईरान ने जब कुवैत के ऊपर हमला किया, उस समय पीएलओ ने इराक को सपोर्ट किया, जबकि इंडिया इसको सपोर्ट नहीं कर रहा था। तो भाई हम तो तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं पीएलओ को, हम तुम्हें रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, और आप जो है वो एक हमला जो इराक कर रहा है कुवैत के ऊपर, आप उसको सपोर्ट कर रहे हो। बाद में 1993 के अंदर जब ओस्लो अकॉर्ड हुआ, तो कुछ अरब कंट्रीज का जो है वो डिसेंट सा एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ इजराइल के साथ। इवन जो पीएलओ है, जो पैलेस्टीनियन लिबरल ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने खुद
पैलेस्टीनियन जो इजरायली गवर्नमेंट है उनके साथ एक पीस अग्रीमेंट किया। तो इंडिया ने कहा कि भैया जब तुम खुद पीस अग्रीमेंट कर चुके हो तो मैं क्यों अलग अलग ग्रुप में रहूं। तो ये कुछ इंसिडेंट ऐसे हुए जिसके बाद इंडिया की जो क्लोजनेस है इजराइल की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगी, लेकिन अभी भी कुछ मुद्दे बाकी थे बेसिकली। अब इसके बीच में आता है 1971 वॉर। देखिए आपको एक चीज मैं बताता चलूं कि पाकिस्तान आज भी इजराइल को एज अ सेपरेट कंट्री यूनाइटेड नेशन के अंदर सपोर्ट नहीं करता है, और पाकिस्तान के जो लीडर्स हैं वो इजराइल के खिलाफ जो है हमेशा से बोलते रहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि पाकिस्तान हेट करता है इजराइल से, तो नेचुरल सी बात है कि कहीं ना कहीं इंडिया और इजराइल एक दूसरे के क्लोज आने के लिए बने हुए हैं, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन तो कहीं तरह से दोस्त होता ही है भाई। तो 1971 का जब वॉर हुआ उस समय तक इंडिया के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशन डेवलप नहीं हुए थे, क्योंकि 1992 में हमारी एम्बेसी बनी थी। देखिए डिप्लोमेटिक रिलेशन ना होने के बावजूद भी उस समय इजराइल ने हमारी हेल्प करी। श्रीनाथ राघवन जी की एक बुक है 1971 जिसमें यह बताते हैं कि किस तरह से इजराइल ने इंडिया की हेल्प करी। 1971 में जब एक तरफ से पाकिस्तान दूसरी तरफ बांग्लादेश वाले इशू की तरफ से इंडिया के ऊपर प्रेशर पड़ रहा था, जब पूरी दुनिया अमेरिका ब्रिटेन वगैरह इंडिया को प्रेशराइज कर रहे थे, तब हम लोगों ने एक्चुअली इजराइल से हेल्प मांगा था। और इंडिया के जो एम्बेसडर थे फ्रांस में जिनका नाम था डीएन चैटर्जी, वो जो है इजराइल के कई लीडर से मिले और उनको ये कहा कि आप हमें जो है वेपन्स दे दीजिए। यहां पे एक और बात सोचने की है, उस समय इजराइल के पास भी वेपन की कमी थी, उनके पास भी शॉर्टेज हुआ करती थी, और उनके पास जो वेपन थे वो उन्होंने ईरान के लिए रखे थे, क्योंकि ईरान ने उनको लगातार धमकी दे रहा था। सोचने की बात है, उन्होंने ईरान के लिए जो वेपन रखे थे इंडिया को एक्सपोर्ट कर दिए, और बदले में क्या मांगा? बदले में मांगा डिप्लोमेटिक रिलेशन। बदले में यह मांगा कि भाई आप अपनी एम्बेसी हमारे यहां ओपन कर दीजिए और हम आपकी एम्बेसी वहां पे ओपन कर देंगे, बदले में आप हमसे हथियार ले लीजिए, जो हथियार हम लोगों ने ईरान के लिए रखे हुए हैं। देखिए 1971 में जो इजराइल का सपोर्ट था इंडिया को, फिर भी थोड़ा सा पीछे चल रहा था, लेकिन 1999 तक आते आते जब कारगिल वॉर हुआ तो इजराइल ने इंडिया को ओपनली सपोर्ट करना शुरू कर दिया। जब पाकिस्तान आर्मी ने द्रास वाले रीजन में, कारगिल वाले रीजन में जब ऊंची चोटियों पे चढ़ के बैठ गए, तो एक बुक है जो लिखी है निकोल ब्रेल ने, ये लिखते हैं कि इंडिया की जो आर्मी थी ना वो माउंटेन वॉरफेयर के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं थी, और कहीं ना कहीं अपने आप को हम लोग प्रेशराइज फील कर रहे थे। तो जब हम लोगों ने ऑपरेशन विजय चलाया तो हम लोगों ने इजराइल की हेल्प मांगी, और इजराइल ने हमें पूरी तरह से उस समय हेल्प किया। इजराइल ने हमें मोर्टार दिए, एम्यूनेशन दिया, लेजर गाइडेड मिसाइल दी, और दोस्तों यही लेजर गाइडेड मिसाइल थी जिन्होंने एक्यूरेटली पाकिस्तानी बंकर्स को तहस नहस कर दिया। क्योंकि उस समय धुंध पड़ती थी, बर्फबारी का टाइम था, फॉग बहुत होती थी, तो हम लोग पाकिस्तानी बंकर को पूरी तरह से देख नहीं सकते थे, और हमारे पास वो सटीक, वो सर्विलियंस करने की वाली और वो अटैक करने वाली मिसाइल्स नहीं हुआ करती थी। तो जब उन्होंने लेजर गाइडेड मिसाइल दिया तो बस उसके बाद पाकिस्तान के छक्के छूट गए। उन्होंने हमें फाइटर जेट भी दिए और सर्विलियंस ड्रोन भी दिया। सैटेलाइट की हेल्प से वो पाकिस्तानी पोजीशंस की हमें लगातार जानकारियां देते रहे, और तब जाके हम लोगों ने ऑपरेशन विजय सक्सेसफुल किया और पाकिस्तानियों को वहां से खदेड़ दिया। तो इजराइल का बहुत सपोर्ट रहा है इंडिया को 1999 के वॉर में, और इसी से पता चलता है कि 2000 के अंदर हमारे फॉरेन मिनिस्टर जसवंत सिंह जी वहां पे गए, आडवाणी जी भी वहां पे गए, तो हाई प्रोफाइल जो विजिट थी इंडिया और इजराइल के बीच में वो होने लगी। 2003 के अंदर वहां के जो प्राइम मिनिस्टर थे मिस्टर एरियन शेरोन, वो इंडिया में आके विजिट करते हैं, ऐसा भी पहली बार हो रहा था। और उसके बाद ये हाई प्रोफाइल विजिट जो है वो लगातार होती रही। लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि चीजें बड़ी स्मूथ चल रही हैं, लेकिन बीच में चीजें बदलनी शुरू हो गई। आप देखिए जब हम लोग इजराइल के साथ डील करते हैं तो हम लोग पैलेस्टाइन को नहीं भूल सकते, और इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में हमेशा से ही कुछ ना कुछ इशू होते रहते हैं। तो इंडिया के सामने हमेशा एक धर्म संकट सा खड़ा हो जाता है कि भाई जब पैलेस्टाइन और इजराइल के बीच में झगड़ा होता है हम किसकी साइड लें, हम न्यूट्रल रहें, पैलेस्टाइन की साइड में लें या इजराइल की साइड में लें। और ये आपको नजर आएगा 2011 के अंदर। 2011 में इंडिया ने यूनेस्को के अंदर पैलेस्टाइन की फुल मेंबरशिप की फेवर में वोट किया। हालांकि इजराइल ने हमें बार बार बोला कि आप ऐसा मत करिए, फिर भी हम लोगों ने पैलेस्टाइन की फेवर में वोट किया। इतना ही नहीं, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के अंदर एक रेजोल्यूशन पास किया गया और यह कहा गया कि भैया जो इजराइल की जो आर्मी है वो गाजा के अंदर ह्यूमन राइट वायलेशन करती है। आप बड़ा हैरान होकर सोच के, यहां पे भी हम लोगों ने इजराइल के अगेंस्ट में वोट किया। इजराइल ने हमें काफी कहा कि प्लीज ऐसा मत करिए, लेकिन हम लोग नहीं माने। हमने कहा देखिए भाई हमारी जो पॉलिसी है ना वो डी हाइफनेशन पॉलिसी है। ये क्वेश्चन इस तरह के एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं। डी हाइफनेशन पॉलिसी का मतलब दोस्तों ये होता है कि जब कोई कंट्री दो दूसरी कंट्री के साथ या पार्टीज के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाती है और वो दोनों पार्टी आपस में एक दूसरे की दुश्मन होती हैं,
तो जैसे यहां पे पैलेस्टाइन और इजराइल है, दोनों आपस में एक दूसरे के दुश्मन है, लेकिन इंडिया दोनों के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन बना के चलना चाहता है, दोनों के साथ शांति चाहता है, दोनों के साथ बढ़िया रिलेशन चाहता है। इसको कहते हैं डी हाइफनेशन पॉलिसी। तो 2014 के अंदर जब मोदी जी आए, उसके बाद हमारी पॉलिसी जो है वो काफी ज्यादा चेंज आपको उनके अंदर देखने को मिलेगा, और हमारा जो टिल्ट है वो इजराइल की तरफ आपको देखने को मिलेगा। देखिए, पहले क्या होता था, जब भी कोई इंडियन लीडर्स या प्राइम मिनिस्टर्स या प्रेसिडेंट इजराइल की यात्रा करते थे ना, उसी के साथ साथ वो वेस्ट बैंक की भी यात्रा किया करते थे। ये एक हमारा ट्रेंड बना हुआ था। पहली बार ऐसा हुआ कि मोदी जी 2017 के अंदर सिर्फ इजराइल में गए और वो वेस्ट बैंक के अंदर नहीं गए। तो ये बेसिकली दिखा रहा था कि किस तरह से हमारा जो टिल्ट है वो धीरे धीरे इजराइल की तरफ जा रहा है। और 2017 में जब मोदी जी वहां पे गए, हम लोगों ने 7 बड़े बड़े अग्रीमेंट के ऊपर साइन किया, जिसमें एटॉमिक क्लॉक से लेके जियो लियो लिंक तक है। एग्रीकल्चर पे हम लोगों ने कई सारे अग्रीमेंट किए, वाटर कंजर्वेशन पे किया, स्पेस पे किया, और कई कई बड़े बड़े मुद्दों पे हम लोगों ने यहाँ पे यात्रा की। लेकिन मोदी जी का काफी क्रिटिसिज्म हुआ एक्चुअली उस समय यहाँ पे, कि भाई जो इतने सालों से फॉरेन पॉलिसी हमारी चल रही है, आप उसके अगेंस्ट में मत जाइए, क्योंकि अरब कंट्री भी से नाराज हो गई थी। और देखिए, अरब कंट्री के साथ भी हमारा रिलेशन अच्छा होना बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वहां से हम लोग ऑयल वगैरह इंपोर्ट करते हैं। कितने लाखों लोग इंडिया के जो है वो अरब कंट्रीज में जाके काम करते हैं, जिससे इंडिया को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का रेमिटेंस मिलता है। तो हम लोग अरब कंट्री को भी नाराज नहीं कर सकते ना। इसीलिए अगले ही साल 2018 के अंदर मोदी जी ने कहां पे यात्रा की? वेस्ट बैंक के अंदर यात्रा की, और वो पहली बार रमल्ला गए। ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो कि रमल्ला की जाके इन्होंने यात्रा की। और मोदी जी जाके वहां पे क्या बोले? मोदी जी ने कहा कि वी सपोर्ट इंडिपेंडेंट पैलेस्टाइन स्टेट लिविंग इन एन एनवायरमेंट ऑफ पीस। हम नहीं चाहते कि इजराइल आपके ऊपर अटैक करे और यहां पे वायलेंस करे। जेरूसलम, जो कि देखिए, जेरूसलम को इजराइल अपना कैपिटल मानता है, लेकिन दुनिया भर की कंट्री जो है वो जेरूसलम के अंदर अपना एम्बेसी नहीं बनाती हैं, क्योंकि वो जेरूसलम को इजराइल की कैपिटल नहीं मानती। वो तेल अवीव के अंदर जो है अपनी एम्बेसीज को रखती हैं। इंडिया ने जेरूसलम को इजराइल की कैपिटल मानने से भी मना कर दिया और इसके अगेंस्ट में वोट किया। हालांकि हमारा जो कंसर्न है वो हमास वगैरह को लेकर रहता है शुरू से ही, लेकिन फिर भी इंडिया ने हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आज तक डिक्लेयर नहीं किया है। देखिए, मैं आपको बता चुका हूं कि मोदी जी के आने के बाद हमारी जो पॉलिसी है इजराइल की तरफ वो थोड़ी सी चेंज हो गई, और इसका एक एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा 2019 के अंदर। 2019 में इकोसोक, जिसे हम लोग कहते हैं यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड द सोशल काउंसिल, यहां पे पैलेस्टाइन को एक ऑब्जर्वर स्टेटस देने की बात की गई थी, और इंडिया ने इसके अगेंस्ट में वोट किया। तो धीरे धीरे आप ये देख रहे हो कि हमारी पॉलिसी किस तरह से चेंज हो रही है। मोदी जी का एक ट्वीट यहां पे लिखा हुआ देखिए, फ्रेंडशिप बिटवीन इंडिया एंड द पैलेस्टाइन हैज स्टूड द टेस्ट ऑफ द टाइम। द पीपल ऑफ पैलेस्टाइन हैव शोन रिमार्केबल करेज इन द फेस ऑफ द सेवरल चैलेंजेस। इंडिया विल ऑलवेज सपोर्ट पैलेस्टाइन्स डेवलपमेंट जर्नी। तो यानी कि हम लोग पैलेस्टाइन को ओपनली सपोर्ट करते हैं। इजराइल के साथ हमने कई सारे मुद्दों पे जो है बात की। अभी हम लोग ने देखा जब मोदी जी वहां पे गए थे 2017 में, कई सारे हम लोगों ने एग्रीमेंट वहां पे किए थे। और आप यहां पे एक चीज देखिए, थोड़ा सा अगर आप मैप को देखोगे, इजराइल में जो इजराइल के पास इजराइल की जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, वहां पे एक जगह है जिसका नाम है तमर, और एक जगह है जिसका नाम है लेवांथन। यहां पे रिसेंटली गैस डिस्कवर की गई थी, और काफी मात्रा में यहां पे गैस है। इंडिया की जो कंपनी है उनको यहां पे एक्सप्लोर करने का लाइसेंस दे दिया गया इजराइल के द्वारा। हालांकि फिलहाल हमास के साथ जो इशू चल रहे हैं ना, ये जो गैस फील्ड है वो बंद कर दिए गए हैं, लेकिन ये बड़ी कमाल की बात है कि इंडियन कंपनीज को लाइसेंस दे दिया गया इजराइल के द्वारा कि भाई आप वहां पे जाइए और उसको जो है वो काम देखिए, वहां पे उसको एक्सप्लोर करिए। उसके अलावा कुछ सैटेलाइट्स वगैरह हैं, इसरो हमेशा से इजराइल के सैटेलाइट्स को लोहा लॉन्च करता रहा है। 1992 के अंदर इंडिया और इजराइल के बीच का जो ट्रेड था सिर्फ 200 मिलियन का था, आज यह 10 बिलियन डॉलर का हो चुका है। और यहां पे मैं डिफेंस इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, डिफेंस वाला तो अलग से है। इंडिया इज इजराइल थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन एशिया एंड द 7th लार्जेस्ट ग्लोबली। बहुत सारा सामान ऐसा है जो हम लोग इजराइल को एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे पर्ल्स है, प्रेशियस स्टोन है, ऑटोमोटिव डीजल है, केमिकल्स हैं, टेक्सटाइल, मेटल, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। काफी सारी चीजें हम लोग इजराइल से भी मंगवाते हैं, जैसे पर्ल्स, प्रेशियस स्टोन्स, केमिकल्स, मशीनरी, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, पेट्रोलियम, गैस, डिफेंस गुड्स, ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट एटसेट्रा। तो रिलेशन इजराइल के साथ हमारे एकदम जबरदस्त जो है टनाटन इस समय चल रहे हैं। और अगर आप देखें पीपल टू पीपल रिलेशन की बात करें, जैसे मैंने आपको शुरू में भी बताया कि एक सर्वे में यह पाया गया कि 60% से ज्यादा इजरायली लोग इंडिया को एक फेवरेबल नजर से देखते हैं। आप ये भी देख सकते हैं कि 80,000 से ज्यादा इंडियन जो ज्यूज हैं वो इजराइल के अंदर रहते हैं।
इंडिया के अंदर इजराइल ना अलग अलग तरीके से आए। सबसे पहले जो आए उनको कहा जाता है कोची ज्यूज, ज्यूज उनको कहा जाता है। उसके बाद जो है बगदादी ज्यूज आए, स्पेन से भी कुछ लोग ज्यूज इंडिया में आए, अलग अलग जगह पे आके सेटल हो गए। और 47 के बाद जो है बहुत सारे ज्यूज इंडिया से जो है वो धीरे धीरे इजराइल की तरफ जो है वो सेटल डाउन हो रहे हैं, धीरे धीरे जा रहे हैं। हर साल इंडिया में 40,000 से ज्यादा इजरायली वो यात्रा करते हैं। देखिए आपको ये बताता चलूं मैं, इजराइल के अंदर हर आदमी को मैंडेटरी मिलिट्री जो है कुछ प्रैक्टिस करनी पड़ती है कुछ साल। तो जब वो मिलिट्री ट्रेनिंग पूरी करके आते हैं तो उनको कुछ समय का हॉलीडे मिलता है, ब्रेक मिलता है। उस समय ये लोग इंडिया में आते हैं और इंडिया में कई ऐसी जगह है जिनकी फेवरेट जगह है, जैसे लोग गोवा में जाते हैं, मनाली जाते हैं, कसोल जाते हैं, एक दो जगह इन्होंने ऐसी सिलेक्ट कर रखी हैं। और अगर आप इन जगह पे जाओगे ना, आपको वहां पे क्लियरली इजराइल का इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। वहां के होटल्स के जो मेन्यू है वो इजरायली में लिखे हुए हैं, जो रोड के ऊपर जो साइन वगैरह है वो इजरायली में लिखे हुए हैं। तो ये इस तरह से चीजें होती रहती हैं। उसके अलावा टाइम टू टाइम जो है ज्यूज हिंदू इंटरफेथ लीडरशिप समिट भी होता रहता है हर 2-3 साल के बाद। तो इससे जो है पीपल टू पीपल एक्सचेंज होता है। रिसेंटली इंडिया और इजराइल एक और ग्रुप का पार्ट बने जिसे कहते हैं I2U2। इसके अंदर 4 कंट्री हैं, इंडिया, इजराइल, यूएई एंड यूनाइटेड स्टेट्स। कुछ लोग इसको एशिया का क्वाड भी कहते हैं, मिडिल ईस्ट क्वाड कहते हैं, न्यू क्वाड कहते हैं। चाइना भी इसका अगेंस्ट में कहीं टाइम टू टाइम बोलता रहता है। तो इसका पर्पस हमारा यही है कि भैया हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट को डेवलप करेंगे, साइंटिफिक इनोवेशन करेंगे, रीजनल स्टेबिलिटी लेके आएंगे। मतलब वही मोटी मोटी बातें जैसा कि हमेशा से जो है बायलैटरल रिलेशन के अंदर होती है। डिफेंस एक ऐसा एरिया है जहां पे इंडिया और इजराइल का जो रिलेशन है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत जबरदस्त होता रहा है। देखिए इजराइल की जो टेक्नोलॉजी है ना, खासकर जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है, वो दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट मानी जाती है। और इंडिया बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट इजराइल से पिछले कुछ सालों से इंपोर्ट करता रहा है। और इजराइल आजकल हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी कर रहा है। तो जब हम लोग डिफेंस की बात करते हैं, आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, तो इजराइल हमारा बहुत बड़ा पार्टनर यहां पे बन के उभरा है, अलोंग विद फ्रांस एंड रशिया। देखिए डिफेंस की अगर हम लोग बात करें तो इजराइल जो है, इजराइल का इंडिया लार्जेस्ट इंपोर्टर है भाई। कई सारे ऐसे एयरबोर्न वार्निंग एंड द कंट्रोल सिस्टम हम लोगों को वहां से मिला, सर्चर टू हीरोन ड्रोन्स हमें वहां से मिले। हमारा एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप भी है, मैंने एक लिस्ट यहां पे दिया हुआ, आप इसको भी देख सकते हो कौन कौन सी मिसाइल जो है रशिया की इजराइल की हमारे पास है। ये देखिए जरा, हैप्रोन लोइट्रन, पाइथन 5, स्पाइस, पोपे 1 एयर मिसाइल, स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, पोपे 2 और स्काई स्ट्राइक। उसके अलावा और भी कई सारे ऐसे इक्विपमेंट हैं डिफेंस के जो हम लोग इजराइल से लेते रहते हैं। जैसे यहाँ पे ड्रोन्स की बात करें अगर, हीरोन, सर्चर MK2, हरोप वगैरह। सेंसर्स की बात करें तो कितने तरह के सेंसर हम लोग वहां से लेते हैं। एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें तो स्पाइडर मीडियम रेंज है, बराक SAM सिस्टम है भैया, सरफेस टू एयर मिसाइल है। उसके अलावा स्मॉल आर्म जो है छोटी छोटी हम लोग लेते रहते हैं। और कई सारे ऐसे वेंचर हैं जो हम लोग ज्वाइंट भी एक दूसरे के साथ कर रहे हैं। और जब अभी क्या है ना, इंडिया में देखे प्राइवेट कंपनीज को डिफेंस के कॉन्ट्रैक्ट दिए जाने लगे हैं, तो कई सारी इंडियन प्राइवेट कंपनी हैं ऐसी, जैसे टाटा है, तो हम लोग इजराइल के साथ जो है कोलैब कर रहे हैं। लेकिन सब कुछ इतना अच्छा नहीं है, दिक्कत भी है हमारे रिलेशन के बीच में, जो कि हर रिलेशन के बीच में कहीं ना कहीं होती है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है, इंडिया के सामने ना एक बड़े धर्म संकट है। एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है। एक तरफ हम लोग, हमारे रिलेशन इजराइल के साथ बहुत अच्छे हो रहे हैं, दूसरी तरफ अरब कंट्री को भी भाई हमें बैलेंस करना पड़ता है। अब यहाँ पे ईरान का एग्जांपल ले लीजिए, हमें ईरान के साथ भी फ्रेंडशिप चाहिए और हमें इजराइल के साथ भी चाहिए, जबकि दोनों आपस में कट्टर दुश्मन हैं। क्योंकि ईरान और पाकिस्तान ये दोनों भी मान सकते हो मोर और लेस खास दोस्त हैं। तो अगर हम लोग ईरान से पंगा मोल लेते हैं तो हमारी कहीं ना कहीं जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो भी यहाँ पे डेंजर में आ सकती है। ईरान के साथ हमारी फ्रेंडशिप बहुत जरूरी है, क्योंकि वहाँ पे हम लोगों ने कई सारे प्रोजेक्ट भी चला रखे हैं। तो एक तो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि भाई हम लोग कैसे बैलेंस करें, वो बड़ी दिक्कत यहाँ पे है। उसके अलावा अगर हम लोग इजराइल के साथ बहुत खास रिलेशन बना लेते हैं ना, बहुत गहरे स्ट्रेटेजिक रिलेशन बना लेते हैं, तो अरब कंट्री हमसे गुस्सा हो सकती हैं। उसका देखिए ऑयल सिक्योरिटी में तो फर्क पड़ेगा ही, लेकिन जो कितने सारे लाखों की संख्या में इंडियंस जो एक्सपेट्रिएट के तौर पे रहते हैं अरब कंट्री में, जो इंडिया में बिलियंस ऑफ डॉलर का रेमिटेंस हर साल भेजते हैं, जो कि इंडिया का जो फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व है उसके अंदर कंट्रीब्यूट करता है, तो ये सब खत्म हो जाएगा भाई। अगर वो इंडिया से गुस्सा होकर इंडियन को वहां से निकालने लगे तो फिर कहां जाएंगे हम लोग, दिक्कत हो जाएगी ना। तो ये बड़ा चैलेंज है, कैसे हम लोग एक दूसरे को बैलेंस करें। इजराइल और पैलेस्टाइन को साथ साथ लेके चलना पड़ता है, तो दोनों को डीलिंक करना इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के लिए डेफिनेटली इम्पॉसिबल है, तो ये थोड़ा सी दिक्कत है। अगर अभी हम लोग जैसे हमास की बात करें और इन जनरली भी अगर हम वेस्ट बैंक की बात करें, वहां पे इजराइल ने इलीगल सेटलमेंट किया हुआ है जिसके खिलाफ इंडिया जो है टाइम टू टाइम बोलता भी रहता है। तो ये ह्यूमन राइट वायलेशन जो पैलेस्टीनियंस के ऊपर करता है इजराइल, ये एक हमारे लिए जो है बड़ा चैलेंज है। पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि इजराइल और चाइना के दो बीच में भी भैया खासी अच्छी खासी दोस्ती हो रही है।
तो चाइना का इन्फ्लुएंस भी इसराइल में बढ़ रहा है, क्योंकि चाइना को भी पता है कि इसराइल की टेक्नोलॉजी जो है भैया वर्ल्ड क्लास है, वो भी उसके एक्सेस चाहता है, हम भी उसके एक्सेस चाहते हैं। तो ये जो है चैलेंज यहाँ पे डेफिनेटली हो सकता है। और रिसेंटली जो चैलेंज है वो है हमास का। देखिए, हमास को इंडिया एक टेररिस्ट ग्रुप नहीं मानता, लेकिन हम लोग इसराइल को भी सपोर्ट नहीं करते हैं। जो 7 अक्टूबर को हमास ने किया इसराइल के अंदर, जहां पे 1200 से ज्यादा लोगों को मार दिया गया, डेफिनेटली इंडिया ने उसको कंडेम किया है। लेकिन जो इसराइल जो अभी कर रहा है गाजा के अंदर, जहां पे 50,000 के लगभग लोगों को मारा जा चुका है, इंडिया इसको भी कंडेम कर रहा है। इंडिया ने कहा है कि भाई ह्यूमैनिटेरियन कोज, मतलब मानवता के नाते ये लड़ाई रुकनी चाहिए। हालांकि अब तो वहां पे सीज फायर हो चुका है, लेकिन इंडिया जो है वो टाइम टू टाइम इसको बोलता रहा है। इंडिया ने कहा है कि टू नेशन जो सोल्यूशन है वो जल्दी से जल्दी होना चाहिए, मतलब पैलेस्टाइन और इजराइल दोनों एक दूसरे के साथ सेपरेट कंट्री के तौर पे एग्जिस्ट कर सकते हैं। इंडिया ने कहा है कि भाई हम लोग सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर को वहां पे सपोर्ट करते हैं, और इसलिए इंडिया ने बहुत सारे ह्यूमैनिटेरियन दवाइयां, अनाज जो है वो भी हम लोगों ने गजा के अंदर जो है वो भेजे हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में इजराइल के ऊपर दबाव बनाया गया कि वो सीज फायर कर दे, लेकिन इंडिया वहां से अब्सटेन हो गया। इंडिया ने इजराइल के अगेंस्ट में वोट नहीं किया। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि हमारा जो एक सॉफ्ट कॉर्नर है इजराइल के लिए, वो यहां पे बना हुआ है, राइट। हालांकि जो वेस्ट बैंक के अंदर इलीगल सेटलमेंट करता है इजराइल, इंडिया डेफिनेटली उसके हमेशा अगेंस्ट में रहा है, और रिसेंटली हम लोगों ने इजराइल के अगेंस्ट में भी वोट किया है। देखिए, चाहे भले इजराइल हमारा कितना भी खास दोस्त हो, लेकिन इजराइल को भी यह पता है कि इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी से पूरी तरह से सेपरेट नहीं हो सकता, जो हमारी पहले से चली आ रही है। इजराइल को यह भी पता है कि अरब कंट्रीज इंडिया के लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, तो वो हमारे सेंटीमेंट को डेफिनेटली समझता है। और चाहे ना भी समझे, एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री और एज अ कंट्री जो ह्यूमन राइट्स को सपोर्ट करती है, हम लोग पैलेस्टाइन कोज को हमेशा से सपोर्ट करते आए हैं, अभी भी करते हैं और फ्यूचर में भी सपोर्ट करेंगे। इजराइल अगर बहुत कुछ इलीगल करता रहा, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम एज ए सेपरेट कंट्री उसको जो है हम लोग उसके अगेंस्ट में नहीं जाएंगे, क्रिटिसिज्म नहीं करेंगे। डेफिनेटली हम लोग उसको क्रिटिसिज्म करेंगे, चाहे हमारा खास दोस्त भी क्यों ना हो। और यही आपको यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिल रहा है कि भाई हम लोगों ने उनकी जो इलीगल सेटलमेंट है गोलन हाइट के अंदर या वेस्ट बैंक में है ना, वहां पे हम लोगों ने उसके अगेंस्ट में वोट किया है। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही है। आई होप आपकी जो अंडरस्टैंडिंग थी इंडिया इजराइल के रिलेशन के बीच में, वो थोड़ी सी बेटर यहां पे हुई होगी आफ्टर दिस वीडियो। और इस इंडिया इजराइल के अलावा और भी कई सारी कंट्रीज के साथ हमारी वीडियोस आ चुकी हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो। इंडिया अमेरिका, इंडिया चाइना, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, यस इंडिया रशिया, सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।